बच्चों हम लोगों ने पॉलीमर में क्लासिफिकेशन सीख रहे थे। जो चैप्टर था यूनिट नंबर 15 पॉलीमर्स। पॉलीमर्स में हमने ओरिजिन के आधार पर, पॉलीमर्स में हमने मोनोमर यूनिट के आधार पर, और पॉलीमर में हम लोगों ने स्ट्रक्चर के आधार पर क्लासिफिकेशन को सीखा था। चौथी कैटेगरी क्लासिफिकेशन की आती है क्लासिफिकेशन बेस्ड अपॉन classification based upon synthesis, पॉलीमर्स को किस प्रकार से बनाया जाता है, पॉलीमर्स को किस प्रकार से बनाया जाता है, इस प्रकार के इसके आधार पर हम पॉलीमर को दो कैटेगरी में डिवाइड करते हैं। नंबर एक होता है एडिशन पॉलीमर्स। एडिशन पॉलीमर्स में क्या होता है कि फॉर्म बाई सिंपल एडिशन बाय मोनोमर यूनिट। Addition polymers are formed by simple addition of monomer unit। तो इसमें चेन बड़ी हो जाती है ना, क्या होता है इसमें चेन बड़ी हो जाएगी। तो ये कैसा पॉलीमर होगा, चेन ग्रोथ पॉलीमर होगा। ये ध्यान देना, कैसा पॉलीमर होगा, चेन ग्रोथ पॉलीमर। इसमें मोस्टली एक ही टाइप की मोनोमर यूनिट होती है, वो वन मोनोमर यूनिट इज ऑफ वन काइंड। इसमें जो मोनोमर यूनिट होती है वो एक ही काइंड की होती है। नो एलिमिनेशन अकर किसी भी प्रकार का एलिमिनेशन इसमें नहीं होता है, किसी भी प्रकार का एलिमिनेशन नहीं होता है। मोनोमर्स यूनिट्स आर unsaturated molecules। जो मोनोमर यूनिट होती है वो अनसैचुरेटेड क्या होती है, मॉलिक्यूल्स होते हैं, अनसैचुरेटेड मॉलिक्यूल्स होते हैं। फॉर एग्जाम्पल
फॉर एग्जाम्पल पॉलीथीन, पॉलीथीन में मोनोमर यूनिट क्या रहती है, CH2 डबल बॉन्ड CH2, और उसके N मॉलिक्यूल रहते हैं और पॉलीमराइजेशन होता है, और पॉलीमराइजेशन के पश्चात जो अनसैचुरेशन है वो खत्म हो जाता है और इस तरह से पॉलीथीन का निर्माण होता है। हम एडिशन पॉलीमर में PVC का एग्जाम्पल भी ले सकते हैं, पॉलीविनाइल क्लोराइड, पॉलीविनाइल क्लोराइड। पॉलीविनाइल क्लोराइड में क्या होता है, पॉलीविनाइल क्लोराइड में क्या होता है जेंटलमैन, कि विनाइल क्लोराइड, इसमें भी अनसैचुरेटेड है और ये मोनोमर यूनिट हम यूज करेंगे, तो पॉलीमराइजेशन होगा, और जब पॉलीमराइजेशन होगा तो इस तरह से PVC का फॉर्मेशन हो जाएगा। तो आप देख सकते हैं कि ये दोनों जो है ना एडिशन पॉलीमर, और भी एडिशन पॉलीमर होते हैं जेंटलमैन, और भी एडिशन पॉलीमर होते हैं, ये पॉलीथीन और पॉलीविनाइल क्लोराइड। तो ध्यान रखना है कि फॉर्म बाय सिंपल एडिशन ऑफ मोनोमर यूनिट, चेन ग्रोथ, चेन बड़ी होती है, मोनोमर यूनिट इज ऑफ वन काइंड, नो एलिमिनेशन अकर, मोनोमर्स यूनिट्स आर अनसैचुरेटेड मॉलिक्यूल। और इसमें क्या ध्यान रखना है कि जैसे आपने पॉलीथीन बनाया तो एडिशन पॉलीमर तो हुआ ही, और जब आपने पॉलीथीन बनाया तो इसका जो मॉलिक्यूलर मास होगा वो इसी का तो मल्टीपल होगा, किसका, अरे इथीन का भाई, एथिलीन से आप बना रहे हैं, तो जो मॉलिक्यूलर मास होगा, तो एक पॉइंट और ध्यान रखना है कि मॉलिक्यूलर मास ऑफ एडिशन पॉलीमर, एडिशन पॉलीमर is a whole multiple of monomer unit, ये ध्यान आपको देना है। अब इसमें दूसरा जो आएगा, दूसरा क्या आएगा इसमें, दूसरा इसमें आएगा कंडेंसेशन पॉलीमर। चलो कंडेंसेशन पॉलीमर देखते हैं क्या होता है। इसी में दूसरा आता है कंडेंसेशन पॉलीमर। हिंदी में से बोलते हैं संघनन बहुलक, कंडेंसेशन पॉलीमर। तो कंडेंसेशन पॉलीमर जो होगा साहब, तो कंडेंसेशन पॉलीमर के पॉइंट्स क्या होंगे कि इट इज ऑब्टेन्ड फ्रॉम टू और मोर मोनोमर यूनिट्स, कम से कम दो या दो से ज्यादा मोनोमर यूनिट होनी चाहिए
और ये मोनोमर यूनिट जो होनी चाहिए वो सिमिलर भी हो सकती हैं और डिफरेंट। सिमिलर हो सकती है और डिफरेंट हो सकती है। अच्छा, कंडेंसेशन पॉलीमर में एक बात ध्यान रखनी है प्यारे बच्चों कि एलिमिनेशन जरूर होता है। एलिमिनेशन must be occur। must be occur of a smaller molecule like water, मिथाइल एल्कोहल, मिथाइल एल्कोहल का फॉर्मूला क्या होता है? CH3OH। और अमोनिया, एलिमिनेशन मस्ट बी अगर। अब सोचो कि अगर एलिमिनेशन होगा तो स्टेप वाइज उसकी जो क्या होगी, ग्रोथ होगी, है ना। द ग्रोथ, द पॉलीमराइजेशन, द पॉलीमर इज फॉर्म, द पॉलीमर इज फॉर्म स्टेप वाइज प्रोसेस। तो अगर स्टेप वाइज प्रोसेस के चलते जो पॉलीमर होगा वो फॉर्म होगा, तो इसका मतलब बच्चे लोग क्या होगा कि ये स्टेप ग्रोथ पॉलीमर होंगे। जो कंडेंसेशन पॉलीमर होंगे वो क्या होंगे? स्टेप ग्रोथ पॉलीमर होंगे। क्या लिखें पॉइंट? These are step growth polymer। have more than one kind of monomer unit, more than one kind of monomer unit the monomers have at least two active functional group। प्यारे बच्चों, कंडेंसेशन पॉलीमर बनाते समय जो मोनोमर यूनिट हम यूज करने वाले हैं उनमें कम से कम 2 एक्टिव फंक्शनल ग्रुप जरूर होने चाहिए। दूसरी चीज के इसमें जो मोनोमर है भाई, इसमें एलिमिनेशन हो रहा है, समझो बात को, और उसमें एडिशन पॉलीमर में एलिमिनेशन नहीं हो रहा था। तो जब इसमें एलिमिनेशन हो रहा है इसका मतलब इसमें से कुछ मॉलिक्यूल जो था वो कुछ निकल गया। जैसे वाटर निकला तो मॉलिक्यूलर मास में क्या हो जाएगी? कमी हो जाएगी। तो इसका मतलब क्या होगा
कि द मॉलिक्यूलर मास is not a whole number of mass of monomer units. Because elimination takes place in condensation polymerization. हमेशा ध्यान रखना है कि जब कंडेंसेशन होता है नॉर्मली, तो वहां पे हीट तो हम कर ही रहे होते हैं, तो जहां पे कंडेंसेशन होता है प्यारे बच्चों नॉर्मली, वहां पे एलिमिनेशन जरूर होता है। आप ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में मोस्टली केसेस में जहां पर आप कंडेंसेशन पाएंगे वहां पे आप एलिमिनेशन जरूर पाएंगे। एग्जांपल्स हो सकते हैं इसके नाइलॉन या टेरिलीन। कंडेंसेशन पॉलीमर के एग्जांपल्स हो सकते हैं नाइलॉन, टेरिलीन। तो ओरिजिन के आधार पर, स्ट्रक्चर के आधार पर, मोनोमर यूनिट के आधार पर और सिंथेसिस के आधार पे अब एक क्लासिफिकेशन इसमें और बचता है क्या? क्लासिफिकेशन बेस्ड अपॉन इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस। ओके, क्लासिफिकेशन बेस्ड अपॉन intermolecular forces. Intermolecular forces. तो इसमें आता है इलास्टोमर्स, दूसरा आता है इसमें फाइबर्स, तीसरा इसमें आता है, तीसरा क्या आएगा? तीसरा आता है थर्मोप्लास्टिक, और चौथा इसमें आता है नंबर 4 थर्मोसेटिंग। थर्मोसेटिंग प्लास्टिक। मोनोमर यूनिट के आधार पर होमोपॉलीमर, कोपॉलीमर, ओरिजिन के आधार पर नेचुरल पॉलीमर, सिंथेसाइज पॉलीमर, सेमी सिंथेसाइज पॉलीमर, स्ट्रक्चर के आधार पर लीनियर पॉलीमर, ब्रांच पॉलीमर, क्रॉस लिंक पॉलीमर, संश्लेषण के आधार पर, सिंथेसाइज के आधार पर एडिशन पॉलीमर और कोपॉलीमर, और लास्ट नंबर 5 वर्गीकरण चल रहा है, ये डी नहीं है, ये ई है। 5वां वर्गीकरण चल रहा है इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस के आधार पर।
तो इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस मतलब देखो, इलास्टोमर्स जो है, इलास्टोमर्स है और फाइबर्स है। इलास्टोमर्स जो है और जो फाइबर्स है, तो फाइबर्स में तो H बॉन्ड काम करते हैं। फाइबर्स में कौन से बॉन्ड काम करते हैं? H बॉन्ड्स। इलास्टोमर्स में जो इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस होते हैं वो बहुत ही वीकेस्ट होते हैं, वीकेस्ट इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस। लेकिन इलास्टिसिटी का नेचर होता है इलास्टिक नेचर। इलास्टिक नेचर, तो जब इलास्टिक नेचर होता है तो ये क्या होते हैं? स्ट्रेचेबल होते हैं, है ना? कैन बी स्ट्रेच्ड, कैन बी स्ट्रेच्ड, but by can be stressed by applying any type of stress, any type of stress। किसी स्ट्रेस को अप्लाई करने पर, इलास्टोमर्स की बात हो रही है, किसी स्ट्रेस को अप्लाई करने पर इन्हें खींचा जा सकता है, बट व्हाइल ऑन रिमूविंग दैट स्ट्रेस, उस स्ट्रेस को हटाने पर दे कैन बी रिटेन, they can be retained, उन्हें रिटेन्ड किया जा सकता है। किन्हें? इलास्टोमर्स को। समझो बात को, इलास्टोमर्स को रिटेन्ड किया जा सकता है। इलास्टोमर्स का एग्जांपल है नेचुरल रबर। इलास्टोमर्स का एग्जांपल क्या हो गया? नेचुरल रबर। नेचुरल रबर में दो फॉर्म हो जाते हैं, एक सिस हो जाता है और एक ट्रांस हो जाता है। पढ़ेंगे हम लोग। थोड़ा सा ध्यान देने वाली बात है, इलास्टोमर्स की बात चल रही है। नंबर 2 पर आता है फाइबर्स। फाइबर्स जिनमें H बॉन्ड पाए जाते हैं। टेंसाइल स्ट्रेंथ दे है हाई टेंसाइल स्ट्रेंथ, they have high tensile strength and high modulus। they have पार्टिकल्स के बीच में होते हैं जो फोर्सेस होते हैं, दे है इंटर पार्टिकल forces called as H bonds। called as H bonds। और अगर हम फाइबर्स की बात करें तो इनको हम
थ्रेड्स में, अगर हम फाइबर्स की बात करें तो इनको हम थ्रेड्स में दे हैव टू woven in fabrics. फाइबर्स का हम फैब्रिक में यूज कर लेते हैं। एग्जाम्पल दे सकते हैं नाइलॉन, डेक्रॉन एटसेट्रा, नाइलॉन और डेक्रॉन एटसेट्रा। फाइबर्स के बाद जो तीसरी कैटेगरी आती है इसमें, वो आती है थर्मोप्लास्टिक। तीसरी कैटेगरी जो आती है वो आती है थर्मोप्लास्टिक। थर्मोप्लास्टिक की पहचान क्या होती है? थर्मोप्लास्टिक की पहचान होती है कि they have intermediate intermolecular forces, IMF. They have intermediate intermolecular forces between elastomers and fibers। ना बहुत ज्यादा कमजोर होते हैं और ना ही बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग होते हैं। और थर्मोप्लास्टिक की सबसे खास बात क्या होती है कि इनको हम मन चाहिए, जो हमारी इच्छा होती है, मन चाहे शेप के में हम मॉड्यूल कर सकते हैं, ढाल सकते हैं। दे कैन बी मॉड्यूल इन डिजायर्ड शेप। They can be module in desired shape, जैसे पॉलीथीन, पॉलीस्टाइरीन। थर्मोप्लास्टिक on heating they become soft and on cooling and become fluid और प्रवाही हो जैसे हो जाते हैं, become fluid, but on cooling they become hard, but on cooling they become hard। समझो बात को, इससे क्वेश्चन आ सकता है कि ऑन हीटिंग, पहले तो इंटरमीडिएट इंटरमोलिकुलर फोर्सेस होते हैं बिटवीन इलास्टोमर्स एंड फाइबर्स। दे कैन बी मॉड्यूल्ड इन डिजायर्ड शेप, जैसा मन करता है उस आकृति में हम इनको ढाल सकते हैं। ऑन हीटिंग दे बिकम सॉफ्टेन, मृदु हो जाते हैं, सॉफ्ट हो जाते हैं, एंड बिकम फ्लूइड और प्रवाही जैसे हो जाते हैं। बट ऑन कूलिंग, लेकिन ठंडा करने पर वो हार्ड हो जाते हैं। एग्जाम्पल लिख सकते हैं पॉलीथीन, पॉलीस्टाइरीन, ये इसके एग्जाम्पल्स हो सकते हैं।
किसके? थर्मोप्लास्टिक के। तो बच्चों ये पांचवा क्लासिफिकेशन जो है वो किसके आधार पर है? इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस। तो इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस अगर बहुत ही कमजोर होंगे, जिनमें स्ट्रेचिंग नेचर ज्यादा होगा, तो उन्हें हम क्या बोलेंगे? इलास्टोमर्स, है ना। फिर दूसरे नंबर पे क्या आएगा? फाइबर्स आएगा। फिर तीसरे नंबर पे क्या आएगा? थर्मोप्लास्टिक आएगा। थर्मोप्लास्टिक में जो इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस होंगे वो इलास्टोमर्स और फाइबर्स के बीच में होंगे। इनको किसी भी डिजायर्ड शेप में ढाला जा सकता है, मॉड्यूल किया जा सकता है। हीट करने पर ये सॉफ्ट हो जाते हैं, प्रवाही जैसे दिखने लगते हैं, बट ऑन कूलिंग दे बिकम हार्ड। लेकिन ठंडा करने पर ये कठोर हो जाते हैं। इसी में एक कैटेगरी और आती है जिसको आप बोलते हैं थर्मोसेटिंग प्लास्टिक। लास्ट कैटेगरी इसमें आती है थर्मोसेटिंग प्लास्टिक। थर्मोसेटिंग नंबर 4। थर्मोसेटिंग प्लास्टिक थर्मोसेटिक प्लास्टिक का मतलब क्या होता है कि दे आर polymers which become hard and infusible on heating। ये फ्यूज नहीं होते हैं, इनफ्यूजिबल ऑन हीटिंग, गलते नहीं है आसानी से। विच बिकम हार्ड एंड इनफ्यूजिबल ऑन हीटिंग, जैसे आप मेलामाइन या बेकेलाइट की बात कर सकते हैं। बेकेलाइट और मेलामीन भी बोल देते हैं। तो थर्मोसेटिक प्लास्टिक में आप इनकी बात कर सकते हैं। क्रॉस लिंकिंग होती है इसमें, क्रॉस लिंकिंग बिटवीन द चेन्स। तो इन्हें हम थर्मोसेटिक प्लास्टिक बोलते हैं। तो जेंटलमैन, हम लोगों ने क्लासिफिकेशन को मतलब बहुत ज्यादा क्रॉस लिंकिंग होती है। तो ये बेकेलाइट बड़े से जाइएंट मॉलिक्यूल, एक्चुअली में पॉलीमर क्या होते हैं? पॉलीमर तो कोई भी हो तो जाइएंट मॉलिक्यूल ही होता है। तो जब हमने क्लासिफिकेशन सीखा तो कितनी कैटेगरी थी जेंटलमैन? कैटेगरी थी टोटल कितनी? 5 कैटेगरी में ये लास्ट कैटेगरी थी। इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस के आधार पर हमने क्लासिफाइड किया और इसमें 4 कैटेगरी आई। पहला आया इलास्टोमर्स, दूसरा आया फाइबर्स, तीसरा आया थर्मोप्लास्टिक और चौथा आया थर्मोसेटिक प्लास्टिक। अब हम कुछ रबर की एग्जांपल सीखेंगे, वोल्कनाइजेशन ऑफ रबर और कुछ मोनोमर्स के फॉर्मूले, और इतना ही होता है इस चैप्टर में। फिर आप इसके एमसीक्यू पीडीएफ आपको इसकी मिल जाएगी, पॉलीमर्स की। पीडीएफ में ध्यान रखना है कि कुछ सॉल्व एग्जांपल हैं, उनको पहले पढ़ें। देखो, पहले ही मैं आपको बता चुका हूं कि इट इज अ टोटली थ्योरेटिकल चैप्टर। इसमें आपको बहुत ज्यादा लॉजिक नहीं लगाने हैं, बहुत ज्यादा फॉर्मूले नहीं लगाने हैं, कोई कैलकुलेशन नहीं करना है। तो इट इज अ टोटली थ्योरेटिकल चैप्टर बेस्ड अपॉन द फैक्ट। आपको लर्न करना है, रीड करना है। और जो पीडीएफ आपको मिलेगी उसमें एक्सरसाइज 1 और एक्सरसाइज 2 दो होंगी, उनकी आंसर की भी आपको दी जाएगी। पहले सॉल्व एग्जाम्पल होंगे, मोस्टली क्वेश्चंस आपको आ जाएंगे, फिर भी मैं डिस्कस कर दूंगा तो कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। सो हम आगे चर्चा करेंगे पॉलीमर्स की।
तब तक के लिए ऑल द बेस्ट, बी सेफ एंड बी हेल्दी एट द होम। ऑल द बेस्ट।